कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जहां हमें स्टूडेंट काउंसिल के दो मेंबर्स दिखाई देते हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही नजर आते हैं। उनकी नज़दीकियों को देखकर स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये शायद दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यहाँ लड़की का नाम सुजुने है जो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, जबकि लड़के का नाम काजुकी है जो वाइस प्रेसिडेंट है। दोनों स्कूल के कॉरिडोर में चलते हुए इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि वे अपने स्कूल को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। उसी समय हमें कहानी का मेन कैरेक्टर केन उसातो दिखाई देता है। उसातो सोचता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन वो उन सबसे अलग है। आगे चलते हुए उसे कुछ छोटे पक्षी दिखाई देते हैं, वह उसकी मदद करता है। यहीं से हमें पता चलता है कि उसातो भी एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जो साधारण ना होकर कुछ खास और रोमांचक हो। अगले सीन में स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और बाहर तेज बारिश हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य से उसातो का छाता कोई और लेकर जा चुका है। अब उसके पास घर जाने का कोई साधन नहीं है। वह बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है, तभी उसकी नज़र एक और छाते पर पड़ती है, लेकिन वो उसे उठाने से मना कर देता है क्योंकि वह किसी और का हो सकता है। वह मन ही मन सोचता है, काश मैं भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाता। धीरे धीरे शाम के 7 बज जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। तभी पीछे से सुजुने वहां आ जाती है और पूछते हैं, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर उसातो बिना छाते के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुजुने उसे रोक देती है। उसी समय काजुकी भी वहां आ जाता है। उसको लाकर कहता है, अगर चाहो तो तुम मेरा छाता इस्तेमाल कर सकते हो। सुजुने हैरानी से पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? काजुकी जवाब देता है, हाँ, ये मेरा क्लासमेट है, इसका नाम पेट उसातो है। यह सुनकर उसातो हैरान हो जाता है। वो सोचता है, मैंने तो इन दोनों से कभी बात नहीं की, फिर भी ये लोग मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? इसके बाद काजुकी अपना छाता उसे दे देता है। यह देखकर उसातो को महसूस होता है कि काजुकी वास्तव में एक बहुत अच्छा इंसान है। फिर वह पूछता है, मैं तुम्हें कैन बुलाऊं या उसातो? उसातो जवाब देता है, उसातो बुलाओ, वही बेहतर रहेगा। यह सुनकर सुज़ेनो भी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें उसातो ही बुलाऊंगी। तभी काजुकी कहता है, चलो आज हम सब साथ घर चलते हैं। ये सुनकर उसातो पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह आज अचानक स्कूल के सबसे लोकप्रिय छात्रों के साथ घर जाएगा। इसके बाद तीनों एक साथ घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसातो काजुकी से कहता है, सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना फ्रेंडली होगे, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा क्लास की लड़कियों से ही बात करते देखा है। यह सुनकर काजुकी हंस देता है और कहता है, मैं उनसे इसलिए बात करता हूँ क्योंकि वे खुद सबसे पहले मुझसे बात करना शुरू करती है। इसके बाद उसातो स्वीकार करता है कि उसे सुजुने से बात करने में भी थोड़ा डर लगता है, लेकिन सुजुकी तुरंत कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी वास्तव में बस एक सामान्य थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। तभी काजुकी उसकी बात काटते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सुजुने अपने क्लास की हर चीज़ में टॉप करती है, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट। कुछ देर बाद उसातो सवाल पूछ लेता है जो पूरे स्कूल में हर कोई सोचता था। वो पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? यह सुनते ही दोनों एक साथ मना करते थे। वो बताते हैं कि वो सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल के सदस्य है और इसी वजह से ज़्यादातर समय साथ बिताते हैं। लेकिन उसातो को उनकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। यह देखकर सुजुने हंसते हुए कहती है, यह बात लगभग सभी लोग सोचते हैं, लेकिन तुम पहला इंसान हो जिसने यह सवाल हमसे सीधा पूछ लिया। यह सुनकर उसातो तुरंत माफी मांगने लगता है, लेकिन सुजुने उससे रोकते हुए कहती है, मैं इसकी सराहना करती हूँ, पीठ पीछे बातें करने से बेहतर है कि कोई बात सीधी मुंह पे ली जाए। इसके बाद वह उसातो से पूछती है, हाई स्कूल के बाद तुम क्या करने वाले हो? उसातो जवाब देता है, सच कहूँ तो मैं अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। सुजुने कहती है, मैं यह सवाल सबसे पूछती हूँ क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि हाई स्कूल के बाद मैं क्या करूँगी। यह सुनकर उसातो हैरान हो जाता है। वह कहता है, ये तो अजीब बात है, हमारी पढ़ाई लगभग पूरी होने वाली है, लेकिन हमें अभी तक यह पता ही नहीं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। सुजन कुछ पल चुप रहती है और फिर कहती है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अभी वहाँ नहीं पहुँची जहाँ मुझे होना चाहिए था। उसी समय अचानक काजुकी को एक अजीब आवाज़ आती है। वो इधर-उधर देखकर कहता है, ये कैसी आवाज़ है? लेकिन वो आवाज़ किसी और को सुनाई नहीं देती। धीरे-धीरे वो आवाज़ और तेज़ होने लगती।
अचानक तीनों के पैरों के नीचे से एक जादुई सर्कल बन जाता है जिसमें से जबरदस्त ऊर्जा निकलने लगती है। यह देखकर उषा तो सोचता है, क्या ये किसी दूसरी दुनिया का गेट है? क्या ये वही दुनिया है जहाँ हमें मैजिक और मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे? और अगले ही पल वो चमत्कारी सर्कल फट जाता है। जब तीनों की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक विशाल महल के अंदर पाते हैं। उसके सामने एक राजा बैठा था। ये देखकर सुजुने खुशी से भर जाती है और कहती है, तुमने सही कहा था, यह सचमुच कोई दूसरी दुनिया है जहाँ मैजिक मौजूद है। लेकिन उषा तो पूरी तरह घबरा जाता है। वह सोचता है, हम लोग किसी दूसरी दुनिया में फंस चुके हैं और इसे अभी भी मैजिक की पड़ी है। तभी राजा उनकी तरफ देख कर कहता है, लगता है तुम सब जाग चुके हो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही काजुकी आगे बढ़कर पूछता है, तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लाया गया है? राजा के बगल में खड़ा एक सैनिक ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजा के सामने इस तरह से बात करने की? लेकिन राजा उसे शांत रहने का इशारा करता है और फिर कासुकी की तरफ देख कर कहता है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैंने तुम तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम हमारे हीरो बन सको। ये सुनते ही सुजुने की आंखें चमक उठती है, लेकिन उषा तो उसे देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद राजा पूरी बात बताना शुरू करता है। वो कहता है कि 2 साल पहले डीमन लॉर्ड ने उसके राज्य पर हमला किया था। उस समय किसी तरह उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया था, लेकिन अब उसकी सेना पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। राजा आगे कहता है, हमें नहीं पता कि अगला युद्ध कब शुरू होगा, लेकिन हमें यकीन है कि वो दिन दूर नहीं है। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, हीरो को समन करना। ये सुनकर सुजुने काफी उत्साहित हो जाती है, लेकिन काजुकी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है, मुझे तुमसे और डीमन लॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अनुमति के बिना हमें यहाँ बुलाने की? हमें तुरंत हमारी दुनिया में वापस भेजो। राजा दुखी आवाज में जवाब देता है, काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन समनिंग मैजिक सिर्फ एक दिशा में काम करता है। एक बार यहाँ आने के बाद वापस जाना संभव नहीं। यह सुनकर काजुकी और भड़क उठता है। वो राजा से बहस करने लगता है। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि महल के सैनिक उसे घेर लेते। तभी उसातो बीच में आ जाता है। वह काजुकी से कहता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन अभी यहाँ लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं होगा। उसी समय एक ऐसी चीज होती है जिसका किसी को उम्मीद ही नहीं थी। राजा अपनी गद्दी से उठता है और तीनों हीरोज के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वो शांति से कहता है, मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर खोजूंगा, लेकिन तब तक क्या तुम हमारे राज्य की मदद करोगे? राजा को झुकता देखकर उसके सैनिक और मंत्री भी झुक जाते हैं। वह देखकर सुजुने पूछती है, लेकिन आपको कैसे पता कि हम हीरोज हैं? तभी राजा वेल्सी को आगे आने का इशारा करती है। वेल्सी राज्य की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी थी। वो बताती है, हीरो समनिंग मैजिक सिर्फ चुनिंदा लोगों के आसपास ही सक्रिय होता है और समनिंग के पहले उन लोगों को एक रहस्य में आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद वो पूछती है, क्या तुम लोगों ने वो आवाज़ सुनी थी? लेकिन असल में वो आवाज़ सिर्फ काजुकी और सुजुने ने सुनी थी। उसातो ने तो कुछ भी नहीं सुना था। इसका मतलब साफ था, वो तो बस गलती से उन लोगों के साथ आ गया था। इसके बाद वेल्सी तीनों को एक जादुई क्रिस्टल बॉल देती है और बताती है कि इस क्रिस्टल बॉल से उनके जादू और उनकी क्षमता की जांच की जाएगी। काजुकी धीरे से उसातो से पूछता है, तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? लेकिन उसातो हमेशा की तरह शांत रहता है और जवाब देता है, मुझे तो सब ठीक लग रहा है, कम से कम मुझे भी तुम दोनों जैसा सम्मान तो मिल रहा है। यह सुनकर काजुकी मन ही मन सोचता है, यह लड़का सच में अलग ही लेवल का है। सबसे पहले सुजुने क्रिस्टल बॉल को छूती है। उसके छूने से क्रिस्टल बॉल का रंग तुरंत पीला हो जाता है। वेल्सी उत्साहित होकर कहती है, अरे वाह, थंडर मैजिक, और तुम्हारे अंदर बहुत सारा माना भी है। यह सुनकर सुजुने बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद काजुकी की बारी आती है। जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल को छूता है, उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। वेल्सी आश्चर्य से कहती है, लाइट मैजिक? फिर वो बताती है कि लाइट मैजिक बहुत दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली माना जाता है।
काजुकी मजाक में पूछता है, तो क्या मैं अपने दुश्मनों की आंखों में तेज रोशनी मारकर उन्हें अंधा कर सकता हूँ? यह सुनकर वेल्सी हल्सक यह सुनकर वेल्सी हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन फिर वो बताती है कि लाइट मैजिक की असली शक्ति उससे कहीं अधिक है। अब बारी आती है उसाटो की। जैसे ही वह क्रिस्टल बॉल को छूता है, उसका रंग हरा हो जाता है। यह देखकर सुजुने मजाक में कहती है, क्या तुम पेड़ पौधे उगा सकते हो? लेकिन इस बार वेल्सी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ पल उस हरे रंग को घूरती रहती है, फिर बिना कुछ कहे तेजी से वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद वो राजा के पास आती है। राजा सबसे पहले सुजुने और काजुकी के मैजिक के बारे में पूछता है। वेल्सी उन्हें सब बता देती है, लेकिन फिर राजा पूछता है, और उसातो का क्या? इसके बाद वेल्सी धीरे से बताती है कि क्रिस्टल का रंग हरा हो गया था। ये सुनते ही राजा भी बुरी तरह चौंक जाता है। वो तुरंत आदेश देता है, उसे उसके मैजिक के बारे में कुछ मत बताना, और जितनी जल्दी हो सके उसे इस महल से दूर ले जाओ। दूसरी तरफ बेचारा उसातो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसे लग रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया है। उसी समय अचानक एक हरे बालों वाली औरत वहां पहुंचती है। उसका नाम रोज था। जैसे ही वो कमरे में आती है, राजा के चेहरे का रंग बदल जाता है। साफ दिखाई दे रहा था कि वो उससे डर रहा था। रोज सीधे उसातो के पास पहुंचती है और पूछती है, क्या तुम भी हीरो हो? राजा तुरंत बीच में बोल पड़ता है, अरे नहीं नहीं, ये हीरो नहीं है, ये तो गलती से यहाँ आ गया था। ये बिल्कुल सामान्य लड़का है। इसके बाद रोज और उसातो के बीच थोड़ी बातचीत होती है। रोज अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि वो रेस्क्यू टीम की कप्तान है, लेकिन उसे देखकर उसातो मन ही मन सोचता है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लोगों की जान बचाने से ज्यादा उनकी जान लेने का काम करती है। उसी समय वेल्सी रोज से बताती है कि असली हीरो दूसरे कमरे में है। रोज वहां जाने लगती है, लेकिन तभी उसातो अपने मैजिक के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता था कि आखिर हरे रंग का मतलब क्या है। जैसे ही रोज ने हरा रंग सुनती है, वो तुरंत रुक जाती है। उसकी आंखें चमक उठती है। रोज उसातो से पूछती है, क्या तुमने अभी हरा कहा? उसातो डरते हुए हाँ में जवाब देता है। रोज कहती है, किंग, मैं इस लड़के को यहाँ से ले जा रही हूँ। तभी वेल्सी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसातो को दूर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन रोज बिजली की तेजी से आगे बढ़ती है और उसातो को पकड़ लेती है। वो राजा से कहती है, मैं इस लड़के को अपने साथ ले जा रही हूँ। राजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसकी एक नहीं सुनती। वो आगे कहती है, मैं इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हीलिंग मैजिक यूजर बनाऊंगी। और अगले ही पल वो उसातो को लेकर वहां से चली जाती है। रोज उसातो को अब सीधे अपने हेडक्वार्टर्स लेकर जाती है। रास्ते पर उसातो यही सोचता रहता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ देर बाद वो दोनों रेस्क्यू टीम के बेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर रोज उससे कहती है, तुम एक हीलिंग मैजिक यूजर हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। आज से तुम रेस्क्यू टीम का हिस्सा हो और यहीं रहोगे। यह सुनकर उसातो पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसके बाद रोज कुछ लोगों को बुलाती है और कहती है, ये उसातो है, आज से ये हमारे साथ रहेगा। ये सुनते ही सभी सदस्य उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और अपना परिचय देने लगते। लेकिन तभी रोज उनमें से एक को जोरदार लात मारती है और कहती है, इससे परेशान करना बंद करो। इसके बाद वो बताते हैं कि ये सभी रेस्क्यू टीम के मेंबर्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वो उसातो की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। ये सुनते ही बाकी सदस्य उसातो को देखकर अजीब सी नज़र से मुस्कुराने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, बच्चे, तेरा काम तो तमाम हो गया, कैप्टन खुद तुझे ट्रेनिंग देने वाली है। बेचारा उसातो कुछ समझ नहीं पाता। उस रात वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब उसातो की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि शायद यह सब कोई सपना था, लेकिन धीरे धीरे उसे यकीन होने लगता है कि वो सचमुच किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। तभी टीम का एक मेंबर आकर उसे बताता है कि उससे कोई मिलने आया है। बाहर निकलते ही वो देखता है कि काजुकी और सुजुने उससे मिलने आए हैं। दोनों अब इस दुनिया के कपड़ों में नजर आ रहे थे। वो बताते हैं कि उन्हें चिंता हो रही थी, इसलिए वो उनसे मिलने आ गए। ये सुनकर उसातो खुश हो जाता है। फिर वो उन्हें बताता है कि आज से उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। काजुकी और सुजुने उससे पूछते हैं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
उसातो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ क्यों नहीं, अगर इससे मैं मजबूत बन सकता हूँ तो मैं पूरी मेहनत करूँगा। ये सुनकर सुजुने कहती है, आज से मेरी भी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। कुछ देर बाद वो दोनों वापस चले जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर उसातो मन ही मन सोचता है, एक दिन मैं भी इतना मजबूत बनूंगा कि इन दोनों की मदद कर सकूं। तभी रोज उसके पास आती है और पूछती है, तो तुम्हारे दोस्त चले गए? फिर वह उसे एक डायरी देती है और कहती है, इस डायरी में अपनी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस लिखना, जो मन में आए वो भी लिख सकते हो। इसके बाद आखिरकार ट्रेनिंग का पहला दिन शुरू हो गया। शुरुआत में उसातो को लगता है कि बाकी लोग बेवजह उसे डरा रहे थे। उसे यह ट्रेनिंग इतनी मुश्किल नहीं लगी। तभी रोज उससे पूछती है, कैसा महसूस हो रहा है? उसातो जवाब देता है, मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही है। रोज बताती है, वो तुम्हारा हीलिंग मैजिक है, तुम्हें उससे महसूस करना सीखना होगा। हालांकि उसातो को उसकी बात कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई। इसके बाद रोज उसे एक किताब देती है। उसातो तुरंत कहता है, लेकिन मैं इस दुनिया की भाषा नहीं पढ़ सकता। रोज मुस्कुराकर जवाब देती है, पहले इसे खोल कर तो देखो। जैसे ही उसातो किताब खोलता है, वो हैरान रह जाता है। उसे किताब की हर बात समझ में आने लगी थी। तभी रोज उसे बताती है कि जब भी इस दुनिया में हीरो को समन किया जाता है, उनके ऊपर लैंग्वेज ट्रांसलेशन का जादू अपने आप ही हो जाता है। इसके बाद रोज उसे इस दुनिया का नक्शा दिखाती है और नक्शे पर उंगली रखते हुए बताती है, ये हमारा राज्य है और ये है डीमन लॉर्ड का इलाका। इसके बाद रोज बताती है, अगर डीमन लॉर्ड की सेना हमला करती है तो सबसे पहले हमारा इलाका ही निशाने पर होगा। इसके बाद वो उसातो से कहती है कि इस बुक को ध्यान से पढ़ो। इस बुक में तुम्हें इस दुनिया के बारे में, इस राज्य के बारे में और डीमन लॉर्ड के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अगले दिन से असली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दूसरे दिन रोज उसे लगातार दौड़ाती रहती है। तीसरे दिन भी यही होता है। इतना दौड़ने के बाद उसातो के पैरों में दर्द होने लगता है और वो गिर जाता है। लेकिन रोज उसे आराम करने नहीं देती। वो अपनी हीलिंग मैजिक से उसका दर्द ठीक कर देती है और उसे फिर भागने के लिए कहती है। चौथे दिन रेस्क्यू टीम के बाकी सदस्य भी उसके साथ दौड़ते हैं, लेकिन वो सभी उसातो से बहुत ज्यादा ही तेज थे। पांचवें दिन पहली बार उसातो के हाथों से थोड़ी सी हरी रोशनी निकलने लगती है। यह उसके हीलिंग मैजिक जागने का संकेत था। छठे दिन वो फिर से थक कर गिर जाता है। रोज उसे डांटती है, लेकिन उसी समय उसके हाथों से फिर से हरी रोशनी निकलने लगती है। दिन बीतते जाते हैं और रोज उसकी ट्रेनिंग को और कठिन बनाती जाती है। वो उसे लगातार भगाती है, गिराती है और फिर अपने मैजिक से ठीक करके दोबारा भागने को मजबूर करती है। सातवें दिन हम देखते हैं कि रोज उसातो को काफी ज्यादा ही भगाती है और उसे एक किक भी मारती है और उससे कहते हैं कि तुम जितना मुझसे हेट करोगे, मैं उतनी ज्यादा ही तुम पर हार्ड हो जाऊंगी। ये सुनकर उसातो मन ही मन सोचता है, कहीं इसने मेरी डायरी तो नहीं पढ़ ली। तभी हमें उसकी डायरी दिखाई जाती है, जिसमें उसने रोज के बारे में कई अजीब बातें लिखी हुई। इसके बाद रोज गुस्से में उसे हवा में उछाल देती है और फिर वही ट्रेनिंग बार बार दोहराती है। लेकिन धीरे धीरे उसातो को महसूस होने लगता है कि उसके शरीर का दर्द कम हो रहा है और साथ ही उसकी हीलिंग पावर्स भी जागने लगी है। अब वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था और फिर वो सोचता है, क्या सिर्फ भागने की ट्रेनिंग करके मैं काजुकी और सुजुने की मदद कर सकता हूँ? 11वें दिन में उसकी ट्रेनिंग में एक और नई चीज़ जुड़ जाती है। अब उसे रोज़ भागने के साथ साथ पुशअप भी मारने होते हैं। उसातो लगातार सैकड़ों पुशअप्स मार रहा था। तभी रोज़ उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी हार्ड क्यों है? उसातो ना में सर हिला देता है। रोज़ कहती है, ताकि बैटलफील्ड में तुम सबसे तेज भाग सको। अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम अपने साथियों को कभी बचा नहीं पाओगे। ये सुनकर उसातो कुछ पल के लिए पुशअप करना बंद कर देता है, लेकिन रोज तुरंत उस पर चिल्लाती है, रुको मत, दोबारा शुरू करो। हालांकि उसातो नोटिस करता है कि आज रोज पहले की तरह उस पर चिल्ला नहीं रही थी। 12वें दिन तक पहुंचते पहुंचते वो लंबी रनिंग के बाद भी सैकड़ों पुशअप्स लगा सकता था। अगले दिन रोज उसकी ट्रेनिंग को और कठिन बना देती है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट रखकर एक्सरसाइज करवाती है। डे 14 में जब उसातो खाने के लिए पहुंचता है तो उसे अपना लंच ही नहीं मिलता। वहां बैठा एक मेंबर कहता है, खाना तो आज बहुत लजीज था, इसलिए मैंने तुम्हारा खाना भी खा लिया। ये सुनकर उसातो को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर एक गिलास फेंक देता है। हालांकि गिलास उसे लगता नहीं। तब वो मेंबर कहता है, अगर तुमने लड़ाई की तो तुम्हें रेस्क्यू टीम से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद उसातो हैरान रह जाता है, क्योंकि इतना भारी वजन उठाने के बावजूद वो उस आदमी के पीछे आराम से दौड़ पा रहा था। तभी उसे समझ आता है कि ये सब मेरी रोज की ट्रेनिंग का ही
असर है। कुछ दिनों बाद काजुकी और सुजुने उससे मिलने आते हैं, लेकिन उसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसातो अपनी पीठ पर एक बड़ा सा पत्थर उठाए पुशअप कर रहा था। उसके ऊपर खुद रोज भी बैठी थी। उसातो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे रोज, आज तो आप बहुत ही हल्की लग रही हो। ये सुनते ही रोज उसके ऊपर एक और बड़ा पत्थर रख देती है। उसातो और जोर लगाता है और उसकी हीलिंग पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रोज ये सोचती है, अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मैं इसे और भी कठिन ट्रेनिंग दे सकती हूँ। ये सब देखकर काजुकी और सुजुने दोनों की हालत खराब हो जाती है। उसके साथ आया नाइट रोज से कहता है, तुम इसके साथ ये क्या कर रही हो? तुम इस बच्चे का भविष्य बिगाड़ दोगी। रोज जवाब देती है, आगे चलकर उषा तो मेरा राइट हैंड बनने वाला है, इसलिए मैं इसको इतनी कठिन ट्रेनिंग दे रही हूँ। ये सुनकर उषा तो भी चौंक जाता है। रोज आगे कहती है, ये लड़का कभी गिव अप नहीं करता और मेरी ट्रेनिंग को आराम से झेल रहा है। इसके बाद रोज उसे लंच ब्रेक देती है और वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उषा तो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा है। तभी काजुकी उसे बताता है कि सिगलिस लिंगर किंगडम का सबसे ताकतवर नाइट है और वही हमें कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रहा है। ये सुनकर उषा तो कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? तभी वो लड़की अपना नाम बताती है, मेरा नाम सिलिया है और मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। ये सुनते ही उषा तो तुरंत उसके सामने झुक जाता है और माफी मांगता है, लेकिन सिलिया वो मुस्कुरा कर कहती है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद सुजुने एक पाई निकालती है और सभी मिलकर उसे खाने लगते हैं। तभी काजुकी उसातो से पूछता है, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? उसातो जवाब देता है, आज की ट्रेनिंग तो काफी आसान रही। ये सुनकर काजुकी और सुजुने दोनों उसे घूरने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे कुछ देर पहले ही पहाड़ जितना वजन उठाते देखा है। फिर उसातो उनसे पूछता है, और तुम लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? काजुकी बताता है कि सिगलिस और वेल्सी उन दोनों को मैजिक और कॉम्बैट दोनों की ट्रेनिंग दे रही है। ये सुनकर उसातो मजाक में कहता है, तुम लोगों की ट्रेनिंग तो मेरी तुलना में काफ़ी आसान लग रही है। जैसे ही वो पाई का एक टुकड़ा उठाने वाला होता है, तभी सुजुने की नज़र उसके हाथों पर पड़ती है। वो देखती है कि उसातो के हाथों की मसल्स पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। फिर उसकी नज़र उसातो के एब्स पर जाती है और वह पूछती है, क्या मैं इन्हें टच कर सकती हूँ? ये सुनकर उसातो घबरा जाता है और तुरंत काजुकी से मदद मांगता है। इसके बाद वो सब हंसने लगते हैं। उसातो कहता है, शुरू में मुझे ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल लग रही थी, लेकिन अब मुझे इसमें थोड़ा मज़ा भी आने लगा है। फिर वो अपने दोस्तों को अपना हीलिंग मैजिक दिखाता है। तभी टोंग वहां पहुंच जाता है और कहता है, उसातो, मैं तुम्हारा लंच लेकर आया हूँ। ये सुनते ही उसातो गुस्से वाला चेहरा बना लेता है और कहता है, पहले तुमने मेरा खाना खा लिया था, अब ऐसे दिखा रहे हो जैसे कोई एहसान कर रहे हो। इसके बाद टोंग और उसातो की बहस शुरू हो जाती है। उसातो टोंग के पीछे भागता है। उन्हें देखकर सिलिया पूछती है, क्या हमें इन दोनों को रोकना चाहिए? लेकिन काजुकी और सुजुने दोनों मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनका रोज का काम है। कुछ देर बाद काजुकी, सुजुने और सिलिया वापस महल चले जाते हैं। रात को उसातो अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है। वो खुश था क्योंकि आज उसके दोस्त उससे मिलने आए थे। साथ ही उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था, क्या मैं इतना तेज और मजबूत बन पाऊंगा जिससे अपने दोस्तों को बचा सकूं? अगले दिन सुबह रोज उसके पास आती है और कहती है, तैयार हो जाओ, आज हम किंगडम के बाहर जाने वाले हैं। बाकी रेस्क्यू स्क्वाड के मेंबर मुस्कुराने लगते हैं। उनके चेहरे देखकर ही उसातो को लग रहा था कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद रोज उसे राज्य से बाहर लेकर जाती है। रास्ते में उसातो पूछता है, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? रोज सिर्फ इतना कहती है, बस मेरे पीछे आते रहो। कुछ देर बाद दोनों एक विशाल जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी रोज कहती है, ये पूरा जंगल राक्षसों से भरा हुआ है। उसे तो अभी कुछ समझ पाता उससे पहले रोज अगली बात कह देती है, और तुम यहाँ से तब तक वापस मत आना जब तक एक ग्रैंड ग्रिजली बियर का शिकार नहीं कर लेते। ये सुनते ही उसातो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने किताबों में पढ़ा था ग्रैंड ग्रिजली बियर्स बेहद खतरनाक होते हैं। आपने मुझे सिर्फ भागना सिखाया है, लड़ना नहीं। लेकिन रोज उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो उसे उठाती है और सीधा जंगल के अंदर फेंक देती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप इस एनीमे का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द लाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।